बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अनस सरफराज और आप देख रहे हैं अनस सरफराज ऑफिशियल। नाज़रीन, हज़रत इंसान को जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वहां इस इंसान को अल्लाह ने काउंटलेस नेमतें भी अता की हैं और उन नेमतों में से कुछ नेमतें बहुत ही ज़्यादा ख़ास होती हैं, जैसा कि समझ, सोच या फिर फहम। और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिन्होंने इन्हीं नेमतों को यूटिलाइज़ करते हुए ना कि सिर्फ अपनी ही लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया, बल्कि इनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। मेरी मुराद सर कलीम रज़ा हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एडमिशन डायरेक्टर की सर्विसेज दे रहे हैं और ये इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एडमिशन डायरेक्टर की सर्विसेज दे रहे हैं। सर की डिग्री की जहाँ तक बात की जाए, इन्होंने MBA किया हुआ है, लेकिन जब हम इनसे बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में या लिटरेचर के बारे में या फिर मैनेजमेंट के बारे में या फिर इनके साथ अगर हम म्यूज़िक के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम इनको हमेशा आगे ही पाते हैं। तो आइए आप सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अंस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर आप कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, आप हमारी ऑडियंस को ज़रा बताएं अपने बारे में। थैंक यू। पहले तो जो अंस ने बातें की वो मैं उस पर एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शंस जो होती हैं वो आम तौर पे एम्बैरेसिंग भी हो जाते हैं। इंसान उतनी खूबियों का हामिल होता नहीं है जितना सामने बैठा हुआ उसका मद्दाह या उसका चाहने वाला उसके बारे में कुछ चीज़ें अपनी मोहब्बत में बढ़ा के बयान करता है। तो बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद आप हमारे प्यारे हैं और आपके लिए बहुत सी नेक दुआएं आपके इस काम के आगे बढ़ने की, आपके इस चैनल के फ़रोग़ की। जहाँ तक मेरी बात है तो बिल्कुल आम सा ही एक तारुफ है, सिंपल सी मेरी अपब्रिंगिंग है, बड़ी हम्बल सी एक जो मिडिल क्लास फैमिली है। माय फादर हु वाज अ बैंक मैनेजर, ही सर्व्ड ऑल हिज लाइफ इन अ बैंक, अलाइड बैंक में वो रहे और उन्होंने हमें बिल्कुल उसी तरह जैसे आम हमारे गरीब मोहल्ले में बाकी बच्चे थे उसी तरह हमारी अपब्रिंगिंग रही। एक स्कूल में मैंने एलिमेंट्री किया अपना, मोहल्ले के सैयद पब्लिक स्कूल उसका नाम था, और उसके बाद फिर हम क्लास 6 में मैं गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में चला गया। और वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि जब पहले दिन मैं जाके अपनी क्लास में बैठा तो चूँकि हम इंग्लिश मीडियम से आए थे, टूटा फूटा हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ था, तो वहाँ जब मैं क्लास में बैठा 6th क्लास में, तो टीचर अंग्रेज़ी का जब पीरियड था तो टीचर आके तो उसने ब्लैक बोर्ड पे ABC लिखना शुरू कर दिया। तो मुझे यकीनन मुझे याद है, आज भी मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी गलत स्कूल आ गया हूँ या किसी गलत क्लास में आ गया हूँ कि ये हमें ABC क्यों पढ़ा रहा है। तो फिर बाद में किसी ने बताया कि गवर्नमेंट के स्कूल में 6th क्लास में जाके अंग्रेज़ी की तालीम शुरू की जाती है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर उसी माहौल में उसी तरह हमने मैट्रिक वहाँ से किया, मुख्तलिफ टीचर्स के साथ, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ यादें जिनका ज़हीरा आज भी हमारे दिलो दिमाग में है। और उसके बाद फिर फ़ौरन जो मैट्रिक के बाद हमारा कॉलेज सिस्टम है, तो मरे कॉलेज में मैं चला गया। वहाँ कोई 2 साल में पढ़ा, मैंने 2-2.5 साल इंटरमीडिएट के गुजारे और उसके बाद फिर लाहौर में चला गया फॉर फर्दर एजुकेशन। वहाँ से कंप्यूटर्स की मैंने स्टडीज़ की और इस तरह फिर वहाँ से जब कंप्लीट किया फिर मैं वापस आया, फिर अपनी जॉब का सिलसिला शुरू हुआ। तो इन शॉर्ट के कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे आज भी याद है कि मेरे जो बज़्म अदब हुआ करते थे या इस तरह के मामलात थे, तो उनमें मेरी जो
शमूलियत नात के तौर पे या एक तराना ख़ास तौर पे है वतन प्यारे वतन, वो मेरा मैट्रिक के दौरान बड़ा मेरे टीचर्स लाइक करते थे। और दूसरा जो खूबसूरत याद ये है कि जो जिन गलियों में हम पले बड़े वो इकबाल की वो गलियाँ थी, हज़रत इकबाल के साथ जो कि पिछले कुछ सालों से एक ख़ास किस्म की वाबस्तगी है। जब से उनके आशार को समझना, पढ़ना और उनको कंपोज करना शुरू किया तो फिर उनके साथ एक और तरह की वाबस्तगी थी शाऊर के हवाले से। तो उन गलियों में हम फिर के जवान हुए हैं और ये मेरा एक सादा सा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है। सही। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे सर ने जिक्र किया है वतन प्यारे वतन, तो ये बहुत खूबसूरत इन्होंने कंपोज किया हुआ है और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप भी सुनिएगा। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी में ये सर्विसेज कब से ये दे रहे हैं? इस यूनिवर्सिटी में मैं 2014 से अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान में हमारी इस यूनिवर्सिटी ने बेपनाह तरक्की की है in terms of academics, in terms of growth, in terms of internationalization, in terms of many other avenues, expansion or new campuses और faculty जो एक इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह we have a pool of more than 400 faculty members where we have around 100 PhD professors now serving in the university. So it is a dream that has come true as far as the faculty and higher education is concerned in a city like Istanbul. सर, ये जो कुछ आपने डिस्क्राइब किया है, मैं समझता हूँ कि ये विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हार्ड वर्क और विदाउट सिंसियरिटी ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और इस जगह पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि टीचर का काम होता है स्टूडेंट को पढ़ाना, और टीचर के पास स्टूडेंट को ले जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो जब स्टूडेंट टीचर के पास जाता है तो वो इस ऑफिस से होके जाता है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि सर क्लीन से वो ना मिले और टीचर से जाके वो तालीम जैसी नेमत को या तालीम जैसी दौलत से इस्तेफादा हो सके। तो मैं समझता हूँ कि सर कलीम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मामले में। अच्छा सर, आप हमें हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में हर साल आप कितने एडमिशन ऑलमोस्ट कर लेते हैं? देखिए, एक तो चूँकि ये एडमिशन ऑफिस है तो अल्टीमेटली जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो उनका फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट जो है वो एडमिशन ऑफिस ही होता है। तो यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे कम टू मी, दे गो थ्रू माय ऑफिस, और इसलिए उनसे कुछ ना कुछ शनासाई रहती है। तो इसलिए मेरी वैसे भी एक जनरल जो यहाँ प्रेजेंस है वो बाकी ऑफिस से हमारे ऑफिस की ज़्यादा होती है। और दूसरा एडमिशन्स अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम अपने पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बीट करते हैं। जब ये शुरू हुई ऑर्गेनाइजेशन 2013 में एज ए सब कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो उस वक्त पहला एडमिशन मुझे याद है अराउंड 600-700 स्टूडेंट्स इंडक्ट हुए। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ जो है इस यूनिवर्सिटी का वो ऊपर ही जाता रहा है। आप खुश होंगे सुन के कि लॉकडाउन जैसे सख्त टाइम में भी हमारी यूनिवर्सिटी ने 2020 में एक साल में मोर देन 5000 एडमिशन्स जो है वो किया है माशाल्लाह, तो फॉल और स्प्रिंग के मिला के। तो इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एज फार एज अदर यूनिवर्सिटीज़ आर कंसर्न। तो अल्हम्दुलिल्लाह रीजनल ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त है, नेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटी का नाम है, और कुछ हमारे साथ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी अब ऑन बोर्ड हैं, हमारे उनके साथ कोलैबोरेशंस हैं। वो एक अलग चैप्टर है, हमारा एक ऑफिस है इंटरनेशनलाइजेशन का जो इस सारे मामला को देखता है। माशाल्लाह, जैसे कि सर ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ये हमेशा हर साल इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट को एक दरख्त समझता हूँ जिसकी छाँव में हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स बैठते हैं और इल्म जैसी दौलत से मुस्तफ़ीद होते हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ,
और मैंने अपना चैनल बनाया मोटिवेशन के लिए कि जिन लोगों का आइडिया है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते या किसी भी तरह से डिसएडवांटेज हैं या डिसेबल हैं। सर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर मी कि 2018 में जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट बनी तो मैं पहले बैच में था। तो अभी मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब मुझे यूनिवर्सिटी में देखते हैं या चलते हुए देखते हैं या पढ़ते हुए देखते हैं, व्हाट यू फील, हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि वो उनको मोटिवेशन मिल सके कि उनके इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह के बच्चे हैं तो एक कमी की वजह से उनको बस घर तक ही महदूद ना कर दें। तो ये थोड़ा सा प्लीज़ आप प्लीज ये इस आज के सारे सेशन के दौरान मैं समझता हूँ ये सबसे मेरे लिए खुशाइन बात है कि मैं अंश आप पे कुछ कह सकूँ। आप जानते हैं कि मैं आपको पुराना जानता हूँ, इस यूनिवर्सिटी से आने से पहले भी हमारा एक इंटरेक्शन रहा है। मैं एक कमरे में बैठ के अपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस किया करता था और उसी प्रेमिसेस में आप साथ वाले कमरे में बैठ के अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है वो कर रहे होते थे। तो आप चुपके चुपके से मुझे सुनते भी होते थे, फिर आप कभी कभार मेरे पास सामने भी आ गए और आप तब भी बड़ा इन्जॉय करते थे और बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपके लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे, विच आई एक्चुअली इन्जॉयड सिंस देन। और फिर उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद जब मैं अचानक मुझे आपका यहाँ आना, यहाँ पर रहना एक एक पल मुझे याद है। तो जब आप आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई अपने फादर के साथ। तो फिर आपने अपना एडमिशन प्रोसेस किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप तकरीबन अपना आधे से ज़्यादा कोर्स जो है वो भी पूरा कर चुके हैं और एक आध साल के अंदर 1-2 सेमेस्टर्स में मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। हाँ, मैं आपके व्यूवर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 बातें हैं। एक तो खुदा ने हर किसी को हर चीज़ से नहीं नवाजा। अगर उसने किसी को दौलत दी है तो उससे सेहत छीन ली, अगर किसी को सेहत भरपूर दी है तो उसे किसी और चीज़ से जो है वो उसमें कमी पैदा कर दी। तो ये बुनियादी तौर पर एक बैलेंस है जो इंसानों के दरमियान खुदा ने अपनी हिकमत से, अपनी मशीयत से ये कायम किया हुआ है। बिकॉज अगर सबको सब कुछ मुयस्सर आ जाए तो ये इंतहाई खिलाफ फितरत बात है। ना कोई बड़ा रहेगा, ना छोटा रहेगा, ना कोई रहम दिल रहेगा, ना कोई बेरहम रहेगा, बल्कि बेरहमी के ज़्यादा चांसेस हैं कि जब किसी को किसी से वास्ता ना रहे तो फिर जाहिर बात है खून और जंगो जदल और फसाद के अलावा कुछ दुनिया में बाकी नहीं रह जाता। तो जैसे सब लोगों को सेहत मुयस्सर नहीं, सब लोगों के पास दौलत नहीं, सब लोगों के पास अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं, तो ये एक निशानी है। इसी तरह अगर खुदा ने आपको किसी इम्तहान में रखा है तो दूसरी तरफ उसने आपको जो दिल की बीनाई है उससे मालामाल किया है। आप अपनी दिल की बीनाई से वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो हम आँख वाले शायद अपनी आँखों से ना देख पाते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हज़रत अल्लामा ने फरमाया कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो इसलिए सबसे अहम जो बात है वो ये है कि आपका दिल कितना मुनव्वर है। तो आपको चूँकि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपका जानता हूँ, आपकी वालदा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खसूसी तौर पर आपको कुरान की जो तालीम है आप बड़े खुशलहन भी हैं। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, इवेंट्स में आप स्टेज पर अक्सर इवेंट्स की ओपनिंग भी करते हैं अपनी खूबसूरत किरात के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आप तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। लोगों के लिए या किताबों में या कागज़ों में आपके लिए वो वर्ड विजुअली इम्पेयर्ड का या डिसेबिलिटी का तो हो सकता है, बट थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर इनपुट्स, अगर मैं बातें करूँ तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तो मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के एक मैगज़ीन के एडिटर भी हैं और उसको भी आप देख रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी प्रिंटिंग में चला जाएगा। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफिशियली ये टास्क असाइन भी किया हुआ है। तो इसलिए और
और उसके अलावा आपके वो जो राइटअप्स हैं, जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और फोरम्स पे आप भेजते रहते हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, खुश होता हूँ, महसूस होता हूँ। और तकरीबन अपने इर्द गिर्द आने वाले हर स्टूडेंट को या टीचर्स को आपके बारे में गाए बगाए आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी स्किल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। सो ये इसलिए नहीं मैं सब कुछ बोल रहा हूँ कि एक तो आप शायद मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या ऐसा है। ये व्यूअर्स, मैं इनफैक्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि अंस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड in terms of language, in terms of knowledge, in terms of learning new skills. So he can use mobile phone, he can use laptop like all others, like us. So I don't think so Allah inshallah will bless you more and more, and a time would come when you would be able to see the world with your own eyes also. So that's my very humble prayer to Almighty, that a day would come when you would see the colors of this earth, this world also. Many thanks, Kirti sir. It's your actually highness upon myself. Thank you so much. अच्छा सर, जैसे आप सिंगर भी हैं, तो अब हम म्यूज़िक की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। तो सर, आपके नज़दीक सूफ़ी म्यूज़िक क्या चीज़ है एक्चुअली? ये एक पिछले दिनों भी एक यूके में एक फेस्टिवल हुआ, वन वर्ल्ड फेस्टिवल के नाम से। तो मुझे उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी कि आप सूफी म्यूज़िक के बारे में कुछ डेमोन्स्ट्रेट करें। फिर उसमें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी थी। द वर्ड सूफी म्यूज़िक कम फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम द सूफीज, जो हमारे सूफी सेंट्स थे, बुजुर्ग थे, औलिया थे। इन्होंने अपनी अपनी शायरी के ज़रिए, अपने म्यूज़िक के ज़रिए जो पैगाम था हमारे इस्लाम का, वो स्प्रेड किया। The word Sufi is actually from Sufa, and Sufa means cleanliness. Cleanliness of inside, actually the cleanliness of our inner self. This is what the message of a Sufi, that how to clean yourself from diseases like greed. लालच करते हैं हम, हिर्स करते हैं, हवस करते हैं, हसद करते हैं, झूठ तो है, हम मोस्ट फेवरेट थिंग जो हमारी है वो है झूठ बोलना। तो ये इन बीमारियों के इलाज में मैं समझता हूँ ये जो सूफी म्यूज़िक है, क्योंकि इनकी जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर एक ताकत होती है। इंसान को झंझोड़ा जाता है, उसको उठाया जाता है, उसको जगाया जाता है कि किन रास्तों पर कितना मालो मता इकट्ठा कर लो, कितना खून खराबा कर लो। आखिरकार वो जो दर्स है, वो जो अल्टीमेटली जो मैसेज है कि पीस का, पीसफुल एग्जिस्टेंस का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का, वो इस म्यूज़िक के ज़रिए फिर मैसेज को जाता है, और जिसमें मोहब्बत का पैगाम होता है, जिसमें अदब का पैगाम है, जिसमें इश्क का पैगाम है। तो मैं समझता हूँ कि सूफी म्यूज़िक का ये एक बहुत बड़ा रोल है आपकी सोसाइटीज़ के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव एक्सपाउंड वेरी ब्यूटीफुली। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने म्यूज़िक क्यों सीखा? लाइक कहने का मतलब ये है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी और आपके टीचर कौन थे म्यूज़िक के हवाले से? दो चीज़ें हैं इसमें कि मैंने सीखा क्यों, बल्कि एक्चुअली तो ये होना चाहिए कब से, और दूसरा कि मैंने किन से सीखा। तो इसको भी अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टली अगर सम अप करूँ, बिकॉज आई नो आपके पास वो इसका टाइम भी थोड़ा सा ऐसा है। देखिए, म्यूज़िक तो मुझे तब से मेरे साथ है जब से मुझे अपने आप का भी पता नहीं था। इंसान को अपने आप की भी होश नहीं होती। तो एक तो ये नेचुरल फिनोमेना होता है, तकरीबन हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि जब कभी उसने होश भी नहीं संभाला होता, तो उसको म्यूज़िक की राइम्स और म्यूज़िकल बीट्स जो हैं उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे याद है जो फर्स्ट जो फोरमोस्ट मुझे लगता है कि जो मुझे मेरे माइंड में अभी तक चलता है म्यूज़िक से, जो मेरा एक रिलेशनशिप था, वो रफ़ी साहब का एक गाना था, भरी दुनिया में आकर दिल को समझाने कहाँ जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो परवाने कहाँ जाएं। तो इस तरह से ये एक गाना था। फिर बहारों फूल बरसाओ, उनका एक बहुत
ये वो गाने थे कि जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में अपने स्कूल से आता था तो जब तक ये आके मैं सुन नहीं लेता था एक दफ़ा, ना मैं कपड़े उतारता था ना मैं खाना खाता था। तो मकसद ये चेंज करता था ना खाना खाता था। मकसद ये है कि ये तब से आपकी जो जब आप एक मासूमियत की एज में हैं, आप लाइल्मी की एज में हैं, उस वक्त से ये चीज़ अटैच थी। और फिर हमेशा मुझे तबला बड़ा फैसिनेट करता था किसी भी म्यूज़िक के अंदर, गाने के अंदर जब ये बजता था। तो फिर हम इसी तरह रफ़ी, किशोर और लता जी जैसे लोगों के गाने सुनते रहे अपने घरों में जो टेप रिकॉर्ड्स होते थे। और फिर थोड़े से जब बड़े हुए, बाहर निकलने लगे किसी कैफ़े में, कैरम के कैफ़े में या बिलियर्ड के कैफ़े में, तो वहाँ फिर हमने मैडम नूर जहाँ का जो है वो, क्योंकि हमारे घरों में उसके गाने नहीं थे होते, घर में अगर कभी सुनने को नसीब होता था तो ये लता, रफ़ी वगैरह इंडिया के जो गाने, तो तब एक अजीब सा अट्रैक्शन पैदा हुआ उस वक्त की ये कैसी आवाज़ है। तो मैडम नूर जहाँ को जब हमने सुना बहुत अट्रैक्ट हुए। फिर एक एज में 10th 11th क्लास, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम सिनेमा का जब एक्सपोजर हुआ तो फिर वहाँ पर मुख्तलिफ तरह का पंजाबी म्यूज़िक जब सुना तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हमारा जो ट्रेडिशनल पंजाबी म्यूज़िक है वो किस तरह का है। तो फिर इस तरह से होते होते मैं जब लाहौर चला गया तो वहाँ एक दरबार में मेरी मुलाकात हुई एक मलंग जो ढोल बजा रहा था, जिसको खुदा ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, लोग उसको चाहते हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में उसके फ़ैन हैं। पप्पू साईं उनका नाम है। मेरे सबसे पहले मौसीकी में जो उस्ताद हैं वो पप्पू साईं जी ही हैं। उनसे मैं बड़ी गुर्बत रही। फिर मैं उस माहौल में ऐसा गया, उस फ़कीराना अंदाज में, वो मिट्टी के कल्चर में नीचे बैठना, वो उनके लंगर पकाने के जो अंदाज होते थे, फिर वो खाने के अंदाज उनके, मुझे वो बहुत फैसिनेट किया। एक ख़ास अरसा मैं साईं जी के साथ रहा। इवन के बड़े फ़ख्र से उनका ढोल भी मैं अपने कंधे पे उठा के तो पूरे मेले में मैं घूमता था। कई दफ़ा मुझसे वो कहते थे कि यार तू बहू टाइप आदमी है, तू क्यों ढोल उठा लेता है। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, मुझे इसका शौक़ बड़ा आता है, मुझे मज़ा बड़ा आता है जब मैं आपका ढोल उठा के। एक दफ़ा मुझे याद है, अभी तक मैं पीटीवी में प्रोग्राम था तो मैंने ढोल उठाया और साईं चल रहा है मेरे साथ, तो वो पीटीवी वाले सारे समझ रहे थे ये कोई अमेरिकन ढोल बजाने वाला आ गया है, वो साईं का शागिर्द आ गया है। तो सारे मेरे से अंग्रेज़ी में भी बात करने की कोशिश करें। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम हमने किया 2-3-4 साल के बाद उस वाक़े की, जिसमें पीटीवी पे हमने लाइव 2 घंटे का एक नए साईं जी है, फिर मैं परफॉर्म करता था, मैं उस ग्रुप का हिस्सा हो गया, लीड करता था माशाअल्लाह। तो इस तरह से पहले मेरे उस्ताद पप्पू साईं जी, फिर मैं जब वो तालीम पूरी करके आया तो यहाँ मुझे जो दरवेश बुजुर्ग इंसान मिले जिन्होंने यकीनन मेरी ज़िंदगी में बदलने का बहुत बड़ा रोल था। अल्लाह उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। उस्ताद असलम खान साहब अच्छा पहलवान के नाम से पूरे पाकिस्तान में जाने जाते हैं, और उस्ताद ताफ़ो खान जैसे बड़े लोग भी उनको इस तरह झुक के अदब से और पैरों को हाथ लगा के मिलते थे कि वो एक अलग स्टोरी है, उसको फिर कभी मैं बयान करूँगा। तो इल्म की वजह से ये फजीलत थी मेरे उस्ताद सही। बहुत अच्छा जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तबला की, वो बहुत अच्छा समझते सही। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सर मैं यहाँ सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं एक और हस्ती का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जिनसे मैंने, इनसे अच्छा पहलवान से मैंने तबला सीखा। और फिर 2011 में मुझे ये शर्फ हुआ कि मैं अपने उस्ताद जिनकी उम्र 92 साल थी उस वक़्त, पटियाला घराने से उनका तल्लुक़ था, उस्ताद अहमद सूफ़ी अहमद हुसैन, खुदा उनको भी करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैंने उनसे 5 साल फिर तालीम ली और उन्होंने भी मुझे बेपनाह मोहब्बत की। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने उस्तादों की खिदमत, खुशकिस्मती कह नहीं है इसको, क्या हम कहेंगे कि मैंने उस तरह से वो खिदमत नहीं की जिस तरह से ये खिदमत करके तो वो फिर मिलता है। तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लाड में मिल गया है, प्यार में मिल गया है। उन्होंने मेरे साथ प्यार, इस तरह का प्यार किया कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या था। तो मेरे बड़ों ने कुछ दान किया था शायद उसकी वजह से, क्योंकि ये इल्म तो है, इसमें कोई शक नहीं, ये इल्म बहुत सीक्रेट है, ये अया नहीं होता और ये सीख कर भी नहीं समझा जाता। ये मैं आपको बता दूँ, बड़ी कोई ख़ास दुआ हो उस्ताद की, वो शफ़क़त वाली नज़र नहीं जब तक अपने उस शागिर्द पर पड़ती
तो तब तक ये मुंतकिल नहीं होता। तो ये मेरा थोड़ा सा जो मेरा सही सर। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि सर करीम रज़ा का यूट्यूब चैनल भी है, सूफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक, ये नाम है उनके चैनल का। आप चाहें विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, और आपको उधर से काफ़ी ज़्यादा मवाद मिलेगा रिलेटेड टू द म्यूज़िक, स्पेशली सूफ़ी म्यूज़िक। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि आजकल की जो हमारी यूथ है वो क्लासिकल म्यूज़िक से, वो क्लासिक म्यूज़िक से काफ़ी दूर होती जा रही है। सर इसकी क्या वजह आपके है? देखिए, ये एक बड़ी एक कॉमन क्वेश्चन भी होता है हमारी अपनी जो गैदरिंग्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना ये भी है, जो हाल हमने अपने खाने का किया है ना जी, ये जो फूड पांडा या फास्ट फूड जो आ गया है, या हर चीज़ जो है वो एक रेडीमेड से फॉर्मेट में मौजूद है, कोई एफर्ट नहीं है, टेक अवेज हैं, जाएं उठते फिरते ही खाते हैं, हम भाग रहे होते हैं, बस में बैठना तो साथ अपना लंच पकड़ा हुआ है। तो वो एक ना वो खाने के अंदर भी एक बरकत होती है, खाने के अंदर भी एक अल्लाह का एक निज़ाम है कि जब आप खाना खाने बैठे तो कम से कम खाने के आदाब जो हैं उसको तो मलहूज़े खातर रखें। तो अगर दस्तरखान नहीं भी लगा सकते हैं तो कम से कम कहीं आराम से बैठ के तरीके से भी खाएं। लेकिन बहरहाल मॉडर्न दुनिया है, इन चीज़ों की कोई ऐसा वक़्त नहीं है, लोग अपने वक्त को कीमती जानते हैं। ये मैंने 10 मिनट हो गए हैं वहाँ पहुँचना है, तो यही हाल हमने अपनी मौसीकी से भी किया। रेडीमेड चीज़ें ले ली, बने बनाए पैटर्न्स ले लिए, जो काम आज से 30 साल पहले एक गाने के लिए 10 दिन लगा के मेहनत होती थी, आज 10 मिनट में वो ख़त्म कर देते हैं उसको। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली चूँकि एक्यूट लिविंग हो गई है इंसानों की, हर चीज़ इंस्टेंटली अवेलेबल होनी चाहिए, इमीजिएटली पेन अगर हो गया कहीं तो इमीजिएटली रिलीफ मिलना चाहिए। ये नहीं हो वो चाहता कि 2 दिन लगाकर नेचुरल तरीके से उसकी हीलिंग। सही। तो वो जब आप स्टीरॉइड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, म्यूजिक में भी तो स्टीरॉइड्स ही है ना, ये बिल्कुल। ये जो जितनी ये जो मशीन जनरेटेड जो चीज़ें हैं, दीज ऑल आर स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड की लाइफ कोई नहीं होती, वो तो एक आर्जी पुश देता है, किक देता है। exactly. तो अल्टीमेटली आपको क्लासिकल म्यूजिक सीखना ही पड़ेगा। जिन बच्चों को म्यूजिक का शौक है सीखने का, गाने का या बजाने का, तो वो क्लासिकल के बगैर आपकी कोई पहचान नहीं है। आप कहीं टिक नहीं सकते, आप कहीं खड़े नहीं हो सकते, आप अपनी ही बात पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते जब तक आप क्लासिकल नहीं सीखेंगे। आवाज़ बेसुरा रहेगा, आवाज़ में असर नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो हर चीज़ ही बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक से ही निकलती है। चाहे जब आपको आवाज़ अच्छी लगानी आ जाए, फिर आप चाहे क्लासिकल गाएं, नीम क्लासिकल गाएं, पॉप गाएं, जैज गाएं, कुछ भी गाएं, फिर आपको वो सूट करेगा। जब आपकी आवाज़ जो है उसमें पुख्तगी आएगी, उसमें वो रेजोनेंस आएगी, उसमें वो मिठास आएगी। 9 रस का आपने नाम सुना होगा जी। तो ये 9 रस जो हैं ये उस आवाज़ के हवाले से मतलब बेशुमार जो रस है, वो रस का मतलब क्या होता है? मिठास। ऐसी चीज़ जो कानों के जरिए मिठास पैदा करे। जी सर। ठीक है ना? जैसे नैन रस होता है, आंख से हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका एक रस होता है। इसी तरह कानों से जो चीज़ सुनते हैं उसको कान रस कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये खुदा का एक निज़ाम है। इंसानों की जो है वो इंसानों की क्या उसे कहते हैं, तस्कीन के लिए उसने ये सारे जो फ़नून हैं वो इंसान को अतिया हुए, इंसान ने सीखे, माहौल से सीखे, जानवरों से सीखे, अपने बड़ों से सीखे। तो ये एक सिलसिला जो सीना बसीना क्लासिकल म्यूजिक सीखने का है, ये इसी तरह से चलता आ रहा है। सही सर। अच्छा सर, लास्ट पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज म्यूजिक? एक्सप्लेन इट इन 1 लाइन। वेल, एक लाइन में तो म्यूजिक को डिफाइन करना ऑब्वियसली ये मेरी ही सोच हो सकती है, उसका ये हरगिज़ नहीं मतलब कि यही इसकी डेफिनेशन है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इसको मैं एक लाइन पे ख़त्म करूं तो इफ़ म्यूज़िक इज़ अ साउंड, इफ़ म्यूज़िक इज़ अ साउंड, देन
it is known fact now that this world started with the sound and this will end up with the sound. Very beautiful, very beautiful. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। और लास्ट पे मैं एक, जैसा कि मैं पोइट हूँ, मैं राइटर हूँ, तो मैं अपनी ही एक लिखी हुई लाइन मैं सर कलीम रज़ा को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। और वो इस तरह से है कि among the million billion stars, among the million billion stars on the top of the hills, when I open my arms, I only choose you. Thank you so much sir for your precious time. Love you, love you. Love you too, sir. अच्छा नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह एक अच्छी और वीडियो के साथ आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।